नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश पोद्रे आप सभी का एमजीसीआई के डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। हम आज यहां प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के चौथे पेपर का केमिस्ट्री सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसके टॉपिक्स नेम आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं। आइए जल्दी से हम इस पेपर के लिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो एक रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है। तो आइए देखें इस रिएक्शन के लिए हमारे पास जेड प्रोडक्ट क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर रिएक्शन में हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, जिस पर रिएक्शन हम सोडियम साइनाइड की करा रहे हैं। तो सोडियम से हमारा Cl यहाँ से अलग होगा। रिएक्शन के बाद हमारे पास एक साइनाइड बनने वाला है। अब इस साइनाइड के ऊपर हमने क्या कराया, रिडक्शन निकल H2 लेकर, तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर प्राथमिक एमीन। 3 कार्बन का हमारे पास यहाँ एमीन हो रहा है, जिस पर हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड लेकर जब रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड का ग्रुप है कार्बन ऑक्सीजन से ब्रेक होगा, एच को सब्स्टिट्यूट कराएगा CH3CO समूह। इस तरीके से हमारे पास जो आंसर आने वाला है CH3 CH2 CH2NH, और यहाँ पर हमारे पास आने वाला है NH के साथ CO और CH3, मतलब हमारा एक 2 डिग्री अमाइड फॉर्म होने वाला है रिएक्शन के लिए। तो इसका हमारे पास अगर सही ऑप्शन देखें तो ए होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे 50% जलीय NaOH से उपचारित करने पर संगत एल्कोहल तथा एसिड प्राप्त होता है। तो हमें यहाँ पर बेस का 50% मिला है, जिसकी प्रेजेंस में अल्कोहल और एसिड बनता है। तो ये हमारा एक फेमस रिएक्शन क्या केनिजारो है। अब इस केनिजारो रिएक्शन के लिए हमें ऐसा एल्डिहाइड चाहिए जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट हो, अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, अनुपस्थित हो। तो हम ऐसे 2 एल्डिहाइड को जनरली यहाँ यूज करते हैं, एक फॉर्मेल्डिहाइड है और एक बेंजेल्डिहाइड है। क्या दोनों के पास अल्फा हाइड्रोजन अब्सेंट होता है, अर्थात इससे केनिजारो रिएक्शन हमें मिलेगा। तो आइए ऑप्शन में चेक करते हैं। तो पहला ही ऑप्शन हमारा बेंजेल्डिहाइड है, मतलब इसका करेक्ट आंसर ए हमें लग रहा है। बाकी ऑप्शन चेक करें, यहाँ पर एक कीटोन है, केनिजारो नहीं मिलेगा। यहाँ एक एल्डिहाइड है, बट यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास 2 दिख रहा है। यह भी एक एल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन 3 दिख रहा है। चूंकि ऐसे एल्डिहाइड से हमारा केनिजारो नहीं मिलेगा, तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हमारा ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर एक हमारा मल्टीपल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, जिसके लिए हमारे पास रिएक्टेंट जो है एथेनॉल है। तो रिएक्टेंट एथेनॉल का हम यहाँ पर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर रिएक्शन में हमको क्या फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड मिला है, इसकी प्रेजेंस में फास्फोरस एसिड अलग हो जाएगा और हमारा यहाँ पर हलाइड फॉर्म होगा, जिसको हमें आगे रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करना है। हमारा यहाँ E2 टाइप का विलोपन होगा, अल्फा कार्बन से हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, एक एल्कीन फॉर्म होगा, और एक एल्कीन का हमको फर्दर क्या कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोलिसिस करना है, जिससे एक बॉन्ड ब्रेक होगा, एक कार्बन पर OH, एक कार्बन पर H। इस तरीके से एक बार फिर से रिएक्शन में एथेनॉल फॉर्म हो जाएगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो फाइनली जेड प्रोडक्ट है वो इथाइल अल्कोहल एथेनॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक अम्लीय प्रकृति का है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट एसिडिक नेचर? तो एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए सबसे सिंपल हमारे पास जो एक रिलेशन होता है एसिडिक स्ट्रेंथ, नेगेटिव आयन का स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा हमारा एसिडिक उतना क्या एसिडिक नेचर का होगा। ठीक, हमारे पास अब इन दिए गए कंपाउंड में नेगेटिव आयन बनाकर स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ पर अगर मैं इस कंपाउंड की बात करूं तो यहाँ पर हमारा नेगेटिव आएगा, इस कंपाउंड के लिए यहाँ पर नेगेटिव, इस कंपाउंड के लिए यहाँ पर नेगेटिव, इस कंपाउंड के लिए यहाँ पर नेगेटिव। अब देखना है कि चारों ऑप्शन में
किस नेगेटिव की स्टेबिलिटी ज्यादा है? नेगेटिव है, बट यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में क्या हमारा पार्टिसिपेट कर रहा है, मोर स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पर कंजुगेशन सिस्टम नहीं है, कोई रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर भी यहाँ कोई कंजुगेशन नहीं है, और ये हमारे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है जिनकी स्टेबिलिटी तो ए से भी कम होगी। तो हमारे पास इसके लिए एकदम करेक्ट आंसर जो है वह बी होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कार्बोनिल समूह पर नाभिक स्नेही आक्रमण के प्रति अत्यधिक क्रियाशील यौगिक निम्न में से है। ठीक, तो हमारे पास ये चारों जो ऑप्शन है वो एसिड डेरिवेटिव है। हमें यहाँ पर इनका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को अलग कर क्या उस नेगेटिव चार्ज आयन का स्टेबिलिटी देखकर रिएक्टिविटी निकालना है। तो यहाँ पर हम क्या इन चारों एसिड डेरिवेटिव से अगर इनका लीविंग ग्रुप हटाकर उसके लिए स्टेबिलिटी चेक करें, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे ज्यादा स्टेबल किसी का लीविंग ग्रुप आता है तो वो है एसिटिल क्लोराइड का। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पर हम नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के लिए पहले उसका साइज देखते हैं, जो कि Cl माइनस के लिए सबसे बड़ा है, मतलब वहां पर नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकारक के प्रति निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक सक्रिय होगा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट? तो आपको रिंग पर लगे ग्रुप का इफेक्ट देखना है। अगर प्लस एम है तो वहां पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक बहुत आसानी से और अच्छा मिलेगा। तो फर्स्ट कंपाउंड में माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या है, यहाँ पर कम है, यहाँ कोई इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर OH प्लस एम ग्रुप, यहाँ पर मिथॉक्सी भी प्लस एम ग्रुप है, और यहाँ पर NaCO3 भी प्लस एम में है। हमारे पास तीनों कंपाउंड के लिए प्लस एम है। तो अब हम प्लस एम प्रभाव किसका ज्यादा होगा, अगर यहाँ से उसका ऑर्डर देख लेंगे तो हमारा आंसर हमको दिखने लगेगा। तो OH के लिए इन तीनों ग्रुप में सबसे ज्यादा प्लस एम दिख रहा है। फिर OR के लिए फिर हम NHCOCH3 के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे अच्छा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सी ऑप्शन के लिए मिलने वाला है, क्योंकि OH के लिए हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अर्थो पेरा के लिए सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीटोन का क्लिमेंसन अपचयन निम्न में से किसकी उपस्थिति में किया जाता है? तो हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है जिनके लिए हम लोग जिंक अमलगम HCl लगाकर क्या इन कार्बोनिल कंपाउंड का अपचयन कर एल्केन बनाते हैं, और इस तरह का एल्केन हमारा क्लिमेंसन अपचयन से बनता है। ठीक, अगर यहीं पर अपचायक थोड़ा सा बदल कर हाइड्रोजन क्षार ले लेते तो इस तरीके से भी रिएक्शन के बाद सेम प्रोडक्ट आता, बट उस अपचयन को हम वुल्फ-किस्नर कहते हैं। तो ये दो फेमस कार्बोनिल कंपाउंड के अपचयन जो एल्केन बनाते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसका यहाँ पर जो आंसर है क्या वो क्लेमेंसन के लिए HCl के साथ जिंक अमलगम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक मेज द कॉलम है। अब मेज द कॉलम के लिए आप क्या करें कि आपका समय और आंसर अच्छे से आ जाए। तो समय बचाने के लिए हम स्टार्टिंग के एक या दो सही मेज कर क्या हम यहाँ पर इसके बाद ऑप्शन पर चलें, तो हमें अगर वहां पर दो से हमारा सही ऑप्शन मिल गया तो बाकी को चेक नहीं भी करेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है। तो बेंजल्डिहाइड का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से हमारे पास एक बेंजल्डिहाइड है। इसके लिए हम एक और बेंजल्डिहाइड को यहाँ पर इस तरीके से लेकर क्या इस रिएक्शन को KCN के प्रेजेंस में गर्म कर क्या बेंजोइड बनाते हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, हाइड्रोजन को इस पर लगाएंगे, दोनों बेंजल्डिहाइड कंडेंस होकर क्या आपस में इस तरीके से जुड़ने वाले हैं।
इस कंपाउंड को हम बोलते हैं बेंजोइन। क्या बोलते हैं? बेंजोइन। क्लियर? ये हमारे पास बेंजेल्डिहाइड के लिए क्या हो गया? बेंजोइन। अब थेलिक एनहाइड्राइड, तो हमारे पास थेलिक एनहाइड्राइड से एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट बनता है जिसका नाम है फिनोल्फथेलीन। यहाँ पर हमने थेलिक एनहाइड्राइड साथ में रिएक्शन कराई किसकी? हमारे पास फिनॉल की पेरा पोजीशन से हाइड्रोजन को यहाँ से हमारा थेलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीजन अलग कर यहाँ पर हमने बनाया फिनोल्फथेलीन। क्लियर? जो कि हमारा एक क्या डाई होता है। तो इसके लिए हमारा सही मैच है बी का फर्स्ट। तो आइए इनसे चेक करते हैं क्या हमारा आंसर हमको दो में से मिल रहा है क्या। तो ए के लिए हमारा करेक्ट सेकंड है जो कि ए और डी में है। फिर हम सेकंड की बात करें तो सेकंड का सही मैच फर्स्ट में है जो कि हमारा ए ऑप्शन में करेक्ट है और डी के लिए वो रॉन्ग है। तो अब हम आगे इस मैच द कॉलम को नहीं भी करेंगे तो भी हमारा आंसर आ चुका है। बट अगर हमको इनके भी आगे आंसर देखना है तो हम उसको देख सकते हैं। तो फेनिल बेंजोएट जो है वो हमारा फ्राइस पुनर्विन्यास प्रोडक्ट होता है। तो हम जब फिनॉल की रिएक्शन क्या एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं तो यहाँ से HCl हमारा अलग हो जाता है और यहाँ पर हमारा CO और यहाँ OCCH3 फॉर्म होता है जिसका हम AlCl3 लगाकर क्या रीअरेंजमेंट कर हमारे पास इस तरह से प्रोडक्ट बना लेते हैं। ये अर्थोपेरा प्रोडक्ट हमारा एसिटोफिनॉन का बनेगा। ये हमारा रिएक्शन कहलाता है फ्रिस रीअरेंजमेंट, जिससे हमें क्या मिलने वाला है? फेनिल बेंजोएट। ठीक। और मेथिल अल्कोहल का रिएक्शन जब हम सैलिसिलिक अम्ल पर कराते हैं, किस पर? तो ये हमारा एक एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें हमारा एसिड से OH और अल्कोहल से H निकलकर हमारे पास यहाँ पर क्या बन जाता है? मेथिल सिलिसिलेट, जिसकी स्मेल जो है क्या विंटर ग्रीन ऑयल के जैसी हमें मिलती है। ये बन गया मेथिल सिलिसिलेट। ठीक। इसका सही मैच हो गया विंटर ग्रीन का तेल के जैसे स्मेल। तो आप चेक कर लेंगे तो आपको वही आंसर मिलेगा जो हम ऑलरेडी पहले लगा चुके थे। ठीक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक असेशन रीजन टाइप क्वेश्चन है जहां पर हमें खनिज अम्लों की उपस्थिति में ईथर क्षार की तरह व्यवहार करता है, ये कथन है। कारण है ये ऑक्सीजन पर एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण होता है। तो बिल्कुल हमारा जो खनिज अम्ल है जिसके अगर हम एग्जाम्पल देखें तो हमारा HCl हो सकता है, हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 हो सकता है। इसकी प्रेजेंस में अगर हम ईथर को रखते हैं तो हमें मालूम है ये ईथर से स्ट्रॉन्ग एसिड है। ईथर एक बेस की तरह रिएक्ट करने वाला क्या सब्सटेंस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर लोन पेयर है जिसको ये डोनेट करा सकता है। तो इसके लिए अब हमारे पास जो दोनों ही कथन कारण हैं क्या एकदम सही है। यहाँ पर यदि दोनों के लिए हम बात करें तो एकदम हमारा ए जो है करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक बार फिर से असेशन रीजन टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कथन है फिनॉल एरिल हैलाइड की तुलना में वलय पर अधिक तीव्रता से इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन दर्शाता है। तो ये एकदम सही बात है कि अगर मैं बेंजीन रिंग पर फिनॉल की बात करूं और बेंजीन रिंग पर एक हैलाइड की बात करूं तो हमारे पास फिनॉल के लिए जो OH ग्रुप है उसका +M जो इफेक्ट है उसके -A के ऊपर अधिक प्रभावी है, डोमिनेट करता है। बट हेलोजन के लिए -I पावरफुल होगा +M के कंपेयर में, इसलिए OH ग्रुप से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया जाता है। बट यहाँ पर हेलोजन उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, मतलब वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नहीं बढ़ाया जाएगा। ठीक। तो कारण समझते हैं, एरिल हैलाइड की वलय पर इलेक्ट्रॉन घनत्व अनुनाद के कारण घटता है, बिल्कुल सही है। जबकि फिनॉल पर बढ़ता है, ये भी करेक्ट है। तो बिल्कुल हमारे पास इस क्वेश्चन के लिए क्या ए ऑप्शन एकदम करेक्ट होने वाला है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कौन सा अभिक्रिया संभव नहीं है।
तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद रखना है, उसके बेस पर आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे? तो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिस हेलोजन का एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, क्या वो अपने से ऊपर आने वाली हेलोजन को आसानी से रिप्लेस कर जाता है। जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं तो ये सभी हेलोजन को क्या रिएक्शन में रिप्लेस कर सकता है? क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को, ब्रोमीन आयोडीन को, बट आयोडीन किसी भी हेलोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा क्योंकि उसका एसआरपी वैल्यू सबसे कम है। तो अब हमको रिएक्शन चेक करना है। यहाँ Br I को कर रहा है, रिएक्शन पॉसिबल है। यहाँ I से Br जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब ये हमारा आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा नहीं होगा, संभव नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कॉपर मेटल है जिसको सिल्वर आयन के साथ अपचयन के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर रखा गया है। मानक सेल विभव प्लस 0.46 वोल्ट पाया गया है। मानक गिब्स ऊर्जा डेल्टा जी नॉट का मान होगा। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पर फेराडे कांस्टेंट की वैल्यू भी दी गई है 96500। तो हम लोग क्या इसको यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए आसानी से एक सिंपल सा फार्मूला डेल्टा जी नॉट का यूज कर इस क्वेश्चन को विदिन मिनट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो रिएक्शन क्या है, कॉपर के साथ हमने सिल्वर प्लस आयन रखा है। जो रिएक्शन कॉपर यहाँ से कर अपना कॉपर 2+ और यहाँ 2Ag मिलने वाला है। तो चेंज इलेक्ट्रॉन का कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। क्लियर? अब चेंज 2 का हो रहा है तो हम डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जो है फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर सबको रख देते हैं। यहाँ n हमारा फेराडे कांस्टेंट है, यहाँ ई नॉट सेल। क्लियर? n हमने यहाँ इक्वेशन में 2 निकाला। एफ फेराडे कांस्टेंट 96500 होता है। ई नॉट सेल हमारा क्वेश्चन में 0.46 वोल्ट है। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन के बाद यहाँ आंसर आने वाला है -88,780। ये जो है जूल में आया है। इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ पर इसे किलो जूल में -89 किलो जूल बोलने वाला हूं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो डेल्टा जी नॉट है क्या वो -89 किलो जूल होगा। मतलब इस क्वेश्चन के लिए आपको सिंपली रिएक्शन से n का वैल्यू निकालना है। बाकी क्वेश्चन में एज इट इज दिया गया है, वैल्यू पुट करें, आंसर लाएं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक प्रबल विद्युत अपघट्य की तनुता के साथ तुल्यांकी चालकता में वृद्धि का मुख्य कारण। अब हम जानते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट 100% डिसोसिएट होता है, आयोनाइज होता है। तो इसके लिए आयोनाइजेशन तो नहीं बढ़ेगा, बट इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है इसका डाइल्यूशन से क्या डिस्टेंस बढ़ जाएगा, और ये डिस्टेंस बढ़ने के कारण क्या इसकी मोवेबिलिटी बढ़ जाएगी, मतलब यहाँ पर क्या आयनिक चालकता बढ़ जाएगी। क्लियर? किसके कारण? इसके पॉजिटिव नेगेटिव की डिस्टेंस बढ़ने के कारण। तो आइए इसके सही ऑप्शन को हम देखें। तो आयनों की आयनिक गतिशीलता में वृद्धि, पहला ही हमारा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, इंक्रीज इन आयोनिक मोबिलिटी ऑफ आयन। तो हमारे लिए क्या इस क्वेश्चन का ए ही करेक्ट आंसर है, बाकी भी चाहे तो चेक कर ले। साधारण तनुता पर विद्युत अपघट्य 100% आयनन को दर्शाता है। यहाँ पर साधारण तनुता पर नहीं मिलेगा। आयनों की संख्या तथा आयनिक गतिशीलता दोनों में वृद्धि होगी। संख्या तो ऑलरेडी इसकी 100% डिसोसिएट होती है। आयनों की संख्या में वृद्धि, ये भी स्टेटमेंट इसके लिए सही नहीं है। केवल क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ेगी जिसके कारण मूवेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है, और इस क्वेश्चन में हमको सेल का पोटेंशियल, सेल का विभव पूछा गया है। तो इसे आसान करने का क्या तरीका है, आपको
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मालूम होना चाहिए किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, किसका कम। क्यों सर ऐसा? अगर आप एसआरपी जानते हो कि हमारे पास किसी मेटल के लिए एसआरपी ज्यादा है, किसी मेटल के लिए एसआरपी क्या है, कम, तो जिसका एसआरपी ज्यादा है वो हमारे पास कैथोड की तरह रिएक्ट करेगा और इस इलेक्ट्रोड पर हम रिडक्शन कर क्या यहाँ पर एसआरपी वैल्यू सोचते हैं, और जिस मेटल के लिए एसआरपी कम है वो एज अ एनोड रिएक्ट करता है, ऑक्सीडेशन मिलेगा और इसके लिए हम एसओपी देखेंगे। और जब हमें सेल के लिए क्या इसका विभव निकालना है तो सिंपल हम यहाँ पर एसओपी एनोड के लिए और एसआरपी कैथोड के लिए रखकर क्या हम अपने आंसर को ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, हमारे पास एक तो टिन है, टिन, और एक हमारे पास है क्रोमियम, जहां क्रोमियम का एसआरपी कम है टिन के कंपेयर में, मतलब ये हमारे एनोड के लिए काम करेगा, ये हमारा कैथोड के लिए काम करेगा। यहाँ रिडक्शन, तो चूंकि यहाँ रिडक्शन हो रहा है बिल्कुल सही है, बट इस क्रोमियम के लिए ऑक्सीडेशन होना चाहिए, बट हमें यहाँ क्या दिया जा रहा है, रिडक्शन। तो इसका जो भी पोटेंशियल है उसको आपको क्या सिंबल से, चिन्ह से चेंज करना है, क्योंकि हमें इसका चाहिए एसओपी। ठीक, तो हमारे पास क्या क्रोमियम का एसओपी हो जाएगा 0.74 और हमारा टिन का एसआरपी बिल्कुल सही है 0.15। दोनों को आपस में ऐड कर दो, यहाँ पर 0.89 हमारा सेल का विभव आ चुका है, जो कि बहुत इजी था हमारे लिए यहाँ से निकालना। तो आप हमेशा दिमाग में एक बात क्लियर रखें कि हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करना है अच्छे से, ताकि सारे क्वेश्चन हमारे इजीली हो जाए। तो उसमें जो हमारे पास अधिक एसआरपी वाली मेटल है, क्या वो कैथोड और रिडक्शन पर जाएगी, कम वाला एनोड ऑक्सीडेशन पर, और इस तरीके से सेल का फिर हम लोग क्या विभव निकाल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यदि एक अभिक्रिया का ई नॉट सेल का ऋणात्मक मान है तो हमें डेल्टा जी नॉट तथा के इक्विलिब्रियम का मान सही संबंध के रूप में ज्ञात करना है। बहुत इजी है, हमारे पास डेल्टा जी नॉट जो है -n फैराडे कांस्टेंट ई नॉट सेल। अगर मैं ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव ले लेता हूं तो यहाँ पर हमारे पास क्या डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव निकल कर आएगा, और डेल्टा जी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1 होने वाला है। तो डेल्टा जी नॉट ग्रेटर देन 1, बट अगर हम डेल्टा जी के साथ के इक्विलिब्रियम का रिलेशन देखें तो -RT-ln क्या के इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर डेल्टा जी पॉजिटिव मतलब ये नेगेटिव, नेगेटिव है मतलब के इक्विलिब्रियम लेस देन 1 होने वाला है। तो हमारे पास यहाँ पर रिलेशन इस तरह का इस क्वेश्चन के लिए देखना है। तो देखें तो हमारे पास यहाँ पर इसके लिए भी करेक्ट आंसर क्या होने वाला है, ए। ठीक, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखें। अगला क्वेश्चन जो है, क्या हमारे पास कुछ मेटल है जिनके इलेक्ट्रोड विभव दिए गए हैं, हमें इन धातुओं का अपचायक शक्ति क्रम लिखना है। तो बहुत आसान कर देता हूं मैं इसको। यहाँ पर एक बार फिर से आप एसआरपी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडाइजिंग पावर के देखोगे और इनवर्सली रिडक्शन पावर के। ठीक, जहां पर एसआरपी ज्यादा होगा वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल कम सोचना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अर्थात ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा सोचना है। जिसका एसआरपी ज्यादा उसके लिए रिड्यूसिंग पावर कम, ऑक्सीडाइजिंग पावर ज्यादा। सेकेंड, यहां देखें तो एसआरपी कम वाले के लिए आरपी अर्थात रिड्यूसिंग पावर ज्यादा, ऑक्सीडाइजिंग पावर कम। ठीक, मतलब सर अगर हमें उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद करा दी जाए, कर ली जाए, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अब एसआरपी दिए हैं, आपको रिडक्शन पोटेंशियल क्या यहाँ से किसका अधिक कम देखना है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर अगर मैं x की बात करूं, y की बात करूं, z की, तो x के लिए 1.2 है, y के लिए 0.5 है और -3.0 है z का। तो z का एसआरपी कम मतलब z का रिडक्शन या हमारा अपचायक क्षमता ज्यादा,
देन x का, देन y का। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर z के लिए, फिर x के लिए, फिर हमारे पास y के लिए। मतलब करेक्ट आंसर हमारा होने वाला है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक बार फिर से क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। तो आइए इसको अभी तक अपन ने जितने क्वेश्चन से बातों को करा है उसी से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आयरन से आयरन 3+ में जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन। I- को I2 में ले जाना, मतलब हमारा यहाँ पर रिडक्शन। वैसे भी अगर मैं आयरन की बात करूं तो इसके लिए SRP वैल्यू आयोडीन की कंपेयर में क्या हमारे पास कम होने वाली है। तो ये हमारा एनोड, यहाँ पर हमें ऑक्सीडेशन कराना है, यहाँ हमारा कैथोड क्या रिडक्शन कराना है। तो हमारा Fe क्या यहाँ से 2+ से Fe3+, मतलब ये हुआ ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन को कराने वाले व्यक्ति क्या होता है, अपचयित होता है, क्योंकि वो एक अपचायक की तरह काम करता है। यहाँ पर हमारा I- क्या I2 में कन्वर्ट होगा। इसके लिए यहाँ पर हमारा क्या हुआ, अपचयन। और अपचयन को कराने वाला व्यक्ति क्या अपना ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकृत होता है। तो I- में क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत। ठीक, तो हमें इसके लिए सही ऑप्शन पर जाना है। तो Fe2+ से Fe3+ में ऑक्सीकृत होता है, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। I2 I में अपचयित होता है, नहीं, यहाँ पर I- I2 में ऑक्सीकृत होता है, क्योंकि I- ने इलेक्ट्रॉन गेन कर I2 बनाया है। यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, बिल्कुल ये एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इलेक्ट्रॉन कोई दे रहा है, कोई ले रहा है, ऑक्सीकरण अपचयन एक साथ चल रहा है। I- को I2 में ऑक्सीकृत किया जा रहा है, बिल्कुल ये वाला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन के लिए परफेक्ट आंसर है, क्योंकि I- ने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या I2 बनाया है, मतलब ऑक्सीकृत होकर काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.1 m NH4OH विलयन की चालकता 0.001 m NH4OH विलयन की चालकता से कम होती है। बिल्कुल तनुता बढ़ाने पर NH4OH विलयन का आयनन बढ़ेगा। तो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हमने क्या यहाँ पर कुछ तुल्यांकी चालकता, मोलर चालकता के फॉर्मूले इस तरीके से कप्पा × 1000 अपॉन यहाँ पर नॉर्मेलिटी, यहाँ पर हमने मोलर कंडक्टिविटी कप्पा × 1000 अपॉन मोलेरिटी, इस तरीके के फॉर्मूले लिखे हैं। तो यहाँ पर जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो हमारी ये जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी, कम। और हम ये भी जानते हैं कि कंसंट्रेशन का क्या हमारा डाइल्यूशन से इन्वर्सली रिलेशन है। तो अगर हमारा कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, मतलब वहां हम डाइल्यूशन को कम सोचेंगे, तो यहाँ पर कंडक्टिविटी क्या होती जाएगी, कम। तो जिसका कंसंट्रेशन कम उसके लिए कंडक्टिविटी ज्यादा। ठीक, तो ऊपर वाले कथन की बात करें तो हमारा 0.01 m कम कंसंट्रेशन के लिए कंडक्टिविटी ज्यादा है। अब वही वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और आपने उसका डाइल्यूशन क्या कर दिया, बढ़ा दिया, तो वहां पर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास यदि दोनों कथन व कारण सत्य है तो कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है, बिल्कुल ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार फिर से हमारा एक रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है, जिसमें हमें ए बी सी को आइडेंटिफाई कर सी को क्या यहाँ पर पहचानना है। तो यहाँ पर हम रिएक्शन में देख पा रहे हैं एनिलीन पेरा पोजीशन पर मिथाइल के साथ आया है, और NH2 ग्रुप का प्रबल क्या सक्रियणकारिता होती है, ये स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब इसकी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ सब्सटेंस लेकर इसकी रिएक्टिविटी को कम कर इसका मोनो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन कर क्या इस एनिलीन की रिएक्शन को थोड़ा सा स्लो किया। यहाँ पर हमारा बनता है एसिटामाइड, क्या बन जाएगा, एसिटामाइड। अब इसकी रिएक्शन जब हम कोई सब्स्टिट्यूशन के लिए कराएंगे तो हमारा सिंगल सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा, जो कि Br2 के साथ हमारे पास यहाँ पर जो बनेगा अर्थो पोजीशन पर क्या हम Br लगाएंगे।
अब इसका फर्दर हम हाइड्रोलिसिस कर यहां से एक एसिड और हमारा वापस क्या एनिलीन क्या प्रिपेयर कर लेते हैं। तो फाइनली हमारे पास जो सी प्रोडक्ट इसका बनेगा क्या वो इस तरीके का होगा, जिसको हम करेक्ट ऑप्शन सी के लिए देख रहे हैं। अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है देखें तो सांद्र HNO3 सांद्र H2SO4 के मिश्रण का उपयोग करते हुए बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन बनाई जाती है। इस मिश्रण में नाइट्रिक एसिड किस प्रकार की क्रिया करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड व कंसंट्रेटेड H2SO4, तो हमारा कंसंट्रेटेड H2SO4 नाइट्रिक एसिड की कंपेयर में और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। मतलब ये अब इसकी प्रेजेंस में अपना एसिडिक नेचर शो नहीं करेगा, ये एक बेस की तरह ट्रीट करता है, एक कैटेलिस्ट की तरह काम करके क्या यहाँ दोनों रिएक्शन कर अपना एक इलेक्ट्रोफाइल NO2+ जनरेट करते हैं, जो रिएक्शन में क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराता है। तो यहाँ पर हमारा कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एज अ कैटलिस्ट वर्क करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राथमिक एमिनो के साथ संबंध जो इन चारों स्टेटमेंट में गलत हो वो हमको पहचानना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एल्किल एमीन एरिल एमीन की तुलना में प्रबल क्षार होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। हमारा एलिफेटिक एमीन का नाइट्रोजन पर प्रेजेंस लोन पेयर रेजोनेट में पार्ट नहीं करता, इजी अवेलेबल है, मतलब वो एक अच्छा बेस है क्या एरिल एमीन की तुलना में। एरिल एमीन के नाइट्रोजन की लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट करती है, आपको इजीली अवेलेबल नहीं होगी। बी ऑप्शन है एल्किल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कर एल्कोहल बनाता है, बिल्कुल करेक्ट है। हमारे पास जो हमारा प्राइमरी एमीन है, क्लियर, अगर मैं इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से कराता हूं तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी अल्कोहल N2 और वाटर बनता है। बट यही रिएक्शन अगर एरिल एमीन पर कराऊं तो यहाँ पर अल्कोहल नहीं फॉर्म होगा, यहाँ पर रिएक्शन पर हमारे पास बेंजीन डायोजनियम क्लोराइड बनेगा, जो कि हमारे पास शायद जो सी ऑप्शन है उसके लिए रॉन्ग स्टेटमेंट के फॉर्म में दिख रहा है। तो यहाँ पर एरिल एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया कर क्या दिया है, फिनॉल, जबकि हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, BDAC बेंजीन डायजेनियम क्लोराइड। यहाँ पर हमारा जो डी ऑप्शन है वह है एल्किल एमीन अमोनिया की तुलना में प्रबल क्षार है, बिल्कुल, प्लस आई के कारण ये और ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है, यह स्टेटमेंट भी सही है। तो रॉन्ग हमारे लिए सी है, आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न में से कौन सा यौगिक सर्वाधिक क्षारीय है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर बेसिक। तो बेसिसिटी के लिए क्या है, हमें जितना इजिली लोन पेयर मिलेगा वो एक अच्छा लुईस बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हमें चेक करना है कि कौन सा अमाइन इजिली अपनी लोन पेयर हमें डोनेट करेगा। तो हमने सभी नाइट्रोजन के अमीन्स पर लोन पेयर शो कर दी, ये लोन पेयर हमारा रिजोनेंस में है, इजिली अवेलेबल नहीं होगा, ये लोन पेयर रेजोनेंस में टेक पार्ट नहीं कर रहा, आपको इजिली मिलने वाला है। यहाँ लोन पेयर फिर से रेजोनेंस में है, ये इजिली अवेलेबल नहीं है, ये तो आपको दो तरह से रेजोनेंस में है, तो ये भी आसानी से अवेलेबल नहीं है। मतलब हमारे पास सी ऑप्शन क्या मोर बेसिक है इन चारों ऑप्शन के लिए, क्योंकि ये लोन पेयर आपको बड़ी इजिली आने वाला है। अगला हमारे पास जो ऑप्शन क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के लिए हम बात करें तो नाइट्रोबेंजीन का अम्लीय माध्यम में अपचयन करने पर प्राप्त होता है। तो बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, हमारे पास यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन है जिसका हम कोई एक्टिव मेटल जैसे FeHCl या SnHCl लेकर क्या करा दे, रिडक्शन। रिडक्शन के बाद हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल अलग होकर यहाँ बेंजीन रिंग पर NH2 ग्रुप आ जाएगा और इस तरीके से रिएक्शन पर क्या बनने वाला है, एनिलीन, एक एरिल एमीन बनने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारे लिए ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फिर से एक मल्टीपल रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है। तो देखते हैं यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट क्या एनिलीन है,
एनिलीन की रिएक्शन हम करा रहे हैं NaNA2HCl सोडियम नाइट्राइट HCl। रिएक्शन पर हमें मालूम है यहाँ से बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड बनने वाला है, एक फेमस रिएक्शन है। अब बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कॉपर Cl कॉपर Br कॉपर साइनाइड सेंडमेयर रिएक्शन है। यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन कर हमारा बेंजीन नाइट्राइल प्रिपेयर होगा। बेंजीन नाइट्राइल को हम क्या रिडक्शन कर क्या यहाँ पर बेंजील एमीन बना देंगे, और बेंजील अमाइन का नाइट्रस एसिड एक प्राइमरी एमीन के लिए क्या यहाँ पर आपका मिथाइल यहाँ पर जो है बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। फिर से इसको एक बार रिएक्शन को हम चेक करें तो हमारे पास एनिलीन पर यहाँ सोडियम नाइट्राइट HCl रिएक्ट कर BDAC फॉर्म करेगा। BDAC को हम कॉपर CN अर्थात सेंडमेयर रिएक्शन से क्या बेंजीन नाइट्राइल में कन्वर्ट करेंगे, और इस बेंजीन नाइट्राइल का फर्दर रिडक्शन कर इसका यहाँ पर बेंजाइल एमीन और यहाँ पर बेंजाइल एमीन को HNO2 अर्थात यहाँ पर नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कर एक बेंजाइल अल्कोहल में चेंज किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास एक रिएक्शन टाइप क्वेश्चन है। देखेंगे यहाँ पर हमारे पास प्रोपेनोइक एसिड है जिसको थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन के लिए लिया गया है। तो रिएक्शन पर हमारा यहाँ से HCl और SO2 अलग होगा और हमारे पास यहाँ प्रोपेनाइल क्लोराइड बनेगा। प्रोपेनाइल क्लोराइड को जब हम रिएक्शन के लिए लेंगे तो H और Cl की रिएक्शन कर यहाँ से हमारा क्या HCl अलग कर हमारा अमाइड बनेगा। अमाइड की रिएक्शन बेस और हेलोजन से कर क्या हम एक फेमस रिएक्शन हाफमैन ब्रोमा अमाइड देखते हैं जिसमें अमाइड की कंपेयर में अमीन्स में कार्बन कम होकर जाता है। तो ये 3 कार्बन का अमाइड है, तो इसका हमारा जो डी ऑप्शन अमीन बनेगा वो एक कम कार्बन का अर्थात 2 कार्बन का हमारा यहाँ पर क्या बनने वाला है, एक प्राइमरी एमीन। तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निम्न में से कौन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा अपचयन करने पर द्वितीयक एमीन देता है। तो हमारे पास साइनाइड हो, नाइट्रोएथेन हो, एसिटामाइड हो, इन सबको प्राइमरी एमीन में क्या अपचयित किया जाता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड द्वारा। एकमात्र हमारे पास जो है मेथिल आइसोसाइनाइड, इसका जब हम रिडक्शन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो एक सेकेंडरी अमाइन होगा। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था जिसका आंसर करेक्ट है मेथिल आइसोसाइनाइड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूध में उपस्थित डाइसेक्राइड। तो हम मिल्क शुगर लेक्टोज को कहते हैं। तो लेक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो ग्लूकोज गैलेक्टोज की एक डाई मोनोसेक्राइड यूनिट है जिसे हम यहाँ पर क्या एक मिल्क शुगर के रूप में भी देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है शरीर के क्षतिग्रस्त भाग से लगातार रक्त का बहना निम्न की कमी के कारण होता है, अर्थात हमारे ब्लड की क्लॉटिंग ना हो पाना विटामिन के की कमी के कारण होता है, जो कि हमारा एक एंटी हीमोरेजिक फैक्टर भी कहलाता है। तो इस क्वेश्चन के लिए बहुत सिंपल सा आंसर है विटामिन के, जो कि हमारे रक्त थक्का निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन होता है। अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो है ऐसे अमीनो अम्ल जो जंतु शरीर में संश्लेषित नहीं होते। तो हमने अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में बांटा है। एक वो जो हमारी बॉडी में नहीं बनते आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, जिनको हम कोई भोज्य पदार्थ से शरीर में बाहर से अंदर लाते हैं, जिनकी संख्या हमारे पास 8 है। कुछ ऐसे अमीनो एसिड जिनको हम बॉडी में प्रिपेयर करते हैं, अनावश्यक अमीनो एसिड कहते हैं, जिनको हम भोज्य पदार्थ के रूप में नहीं लेते, इनकी संख्या हमारे पास 10 है। 2 ऐसे अमीनो एसिड भी है जिनको हम बाहर से और शरीर दोनों जगह क्या बना सकते हैं, लाते हैं, वे हैं स्टेडिन और आर्जिनिन। पर हमारा यहाँ जो क्वेश्चन है वो है कि जो शरीर में संश्लेषित नहीं हो, तो वो है एसेंशियल अमीनो एसिड, आवश्यक अमीनो अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है
वो है अमीनो अम्ल जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु नहीं होता। तो हमारे पास 20 टाइप के अमीनो एसिड है जनरली, जिनमें क्या सभी के लिए अगर एक अमीनो एसिड को छोड़ दें तो का कायरल कार्बन होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। ऐसा कौन सा अमीनो एसिड है? तो उसका नाम है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन की बात करें तो ग्लाइसिन के स्ट्रक्चर में हमारे पास जहां अदर अमीनो एसिड की कंपेयर में यहाँ आर ग्रुप और उसमें क्या चेन होती है, वो यहाँ पर हाइड्रोजन होता है। अर्थात यहाँ ग्लाइसिन के लिए ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन नहीं हो पाता है, क्योंकि दो ग्रुप सेम आ जाते हैं और यही कारण है कि हमारा ग्लाइसिन ऑप्टिकल इनएक्टिव भी होता है और इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ग्लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारे पास आधिक्य तनु H2SO4 को बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ अनुमापन एवं BaSO4 अवक्षेप को पृथक करने पर शेष भाग को कम दाब पर सांद्रित करने पर इसमें होता है। तो हमारे पास एक होमोपॉलीसेकेराइड है इन्यूलिन, जिसका अगर हम देखें C6H10O5 टाइप का हमारा क्या है यहाँ पर होमोपॉलीसेकेराइड। अब इसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की एक्सेस में लेकर जब हम बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये हमारा फ्रक्टोज को क्या ऑब्टेन करने का एक अच्छा और महत्वपूर्ण क्या प्रोसेस होता है, जहां पर रिएक्शन पर हमारा क्या फ्रक्टोज मिलता है और साथ में BaSO4 को अलग किया जाता है। तो ये जो हमारी रिएक्शन है, क्या ये फ्रक्टोज को फॉर्म करने की एक अच्छी रिएक्शन है, जहां पर इन्यूलिन को कंसंट्रेटेड H2SO4 बेरियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट कर फ्रक्टोज अलग किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ग्लूकोज को जब हम किसके साथ मेथिल अल्कोहल के साथ शुष्क HCl की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो अल्फा एवं बीटा ग्लाइकोसाइडिक बनता है। क्योंकि तो हम अगर ग्लूकोज के रिंग स्ट्रक्चर पर बात करें तो ग्लूकोज का हमारे पास इस तरह का एक क्या रिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें हम अल्फा बीटा ग्लूकोज को देखते हैं। ये हमारा रिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसकी रिएक्शन जब मिथाइल अल्कोहल मेथेनॉल HCl से कराते हैं तो यहाँ से OH, यहाँ से H हमारा क्या हो जाएगा अलग, और यहाँ पर हमारा मिथॉक्सी ग्रुप जुड़कर हमारे पास क्या बनाएगा अल्फा बीटा ग्लाइकोसाइड। क्लियर। और ये तभी पॉसिबल है जबकि हमारे पास ग्लूकोज के लिए क्या हो रिंग, अगर ये राइट साइड पर है तो अल्फा और ये लेफ्ट पर आ जाए तो बीटा ग्लाइकोसाइड बनाता है। और इसके लिए क्या रिंग का होना जरूरी है, तभी हम उसका लेफ्ट राइट देख पाएंगे। मतलब इसका सही आंसर हमारे पास क्या वलय संरचना रिंग स्ट्रक्चर होगा। यहाँ पर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जब सुक्रोज को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ क्या करते हैं गर्म, तो हमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन कर ऑक्जेलिक एसिड मिलेगा। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नाइट्रिक एसिड का तीन अलग अलग कार्बोहाइड्रेट के लिए तीन अलग अलग ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट होता है। जैसे कि ग्लूकोज होगा तो आपका सेक्रिक एसिड बनेगा, फ्रक्टोज होगा तो ग्लाइकोलिक और टार्ट्रिक बनेगा, बट अगर यही सुक्रोज होगा तो क्या ऑक्जेलिक बनेगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कहा जा रहा है विलयन का पीएच मान जिस पर ध्रुवीय अमीनो अम्ल विद्युत विभव के प्रभाव में गमन नहीं करते हैं कहलाता है। तो हमारे अमीनो एसिड जो हैं क्या एक ऐसा पीएच आता है जिस पर ये अपना क्या द्विध्रुवी आयन फॉर्म कर लेते हैं, और ऐसा द्विध्रुवी आयन जो है हमारा ज्विटर आयन कहलाता है। और इस ज्विटर आयन पर ये किसी भी इलेक्ट्रोड पर गमन नहीं करते हैं। ठीक, तो ऐसा पीएच अमीनो एसिड के लिए जिस पर वो किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए गमन क्या करे, नहीं करे, अर्थात जिस पर वो क्या बन जाता है ज्विटर आयन, हम ऐसे पीएच को उसके लिए आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु कहते हैं। ठीक, इससे कम पर ले गए तो ये हमारा एक पॉजिटिव आयन की तरह काम करेगा, इससे अधिक पीएच पर ले गए तो ये हमारा एक नेगेटिव आयन की तरह काम करेगा।
बट अगर ये ज्विटर आयन है तो इस पर दो पोल हैं जो किसी भी इलेक्ट्रोड पर इसको क्या गमन नहीं करने देंगे। तो ऐसे पीएच को हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट समविभव बिंदु। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है N/10 नॉर्मलिटी के 25 ml NaOH विलयन को उदासीन करने के लिए 50 ml HCl की आवश्यकता होती है। HCl की नॉर्मलता मतलब मेरे पास एक एसिड है और एक बेस है, मुझे यहाँ पर एसिड का नॉर्मलिटी चाहिए जिससे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आ सके। बहुत सिंपल सा हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पर हम इस क्वेश्चन के लिए N1V1 बराबर N2V2 फॉर्मूला अप्लाई कर दें। यहाँ पर आप इसको अगर बेस के लिए ले रहे हो तो इसको एसिड के लिए मान लो। यहाँ पर बेस के लिए हमारे पास नॉर्मलिटी है N/10, वॉल्यूम कितना है 25 ml, और यहाँ पर हमें एसिड की नॉर्मलिटी फाइंड करना है। वॉल्यूम हमारे पास दे रखा है 50 ml, तो यहाँ पर हम लोग ये 50 को 25 से क्या कर दें, कैंसल आउट। तो यहाँ पर हमारे पास 2 आने वाला है। अब 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ, तो N/20 हमारे पास एसिड की नॉर्मलिटी होगी जिससे हमारा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, मतलब वह कंसंट्रेशन टर्म जो हमारा टेम्परेचर डिपेंडेंट ना हो। तो हमारे पास जितना भी भार पर आधारित कंसंट्रेशन होते हैं वो सभी ताप पर निर्भर नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मोलरता आयतन पर आधारित सांद्रण मापन है, नॉर्मलता आयतन पर आधारित है, ग्राम प्रति लीटर भी आयतन पर आधारित है। मतलब ये तीनों को ताप से परिवर्तित किया जा सकता है। एकमात्र हमारे पास मोललता जो है, मोलेलिटी जो है, क्या ये भार पर आधारित हमारा सांद्रण मापन है, इसको ताप से चेंज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है H2SO4 विलयन की मोलरता क्या होगी जो कि 98% भार से है तथा विलयन का 35 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व 1.84 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक, तो जब भी हमारे पास क्या दिया रहे, मास परसेंटेज, और हमें मास परसेंटेज के साथ डेंसिटी देकर क्या मोलरिटी फाइंड करने को कहा जाए, तो इसका सिंपली हमने एक फॉर्मूला देख रखा है, m = 10xd अपॉन mb। ये हमारा फॉर्मूला होता है जहां पर परसेंटेज डेंसिटी के साथ हमें मोलरिटी फाइंड करना होता है। ठीक, एक से हमारा भार परसेंट, डी है डेंसिटी, mb है हमारा सॉल्यूट का मोलर मास। तो यहाँ पर 10 × x की वैल्यू हमारे पास 98 है और हमारे पास डेंसिटी का वैल्यू है 1.84 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 98। 98 को 98 से कैंसल आउट करो और यहाँ पर 10 का इंटू 1.84 में करेंगे तो हमारे पास मोलरिटी का मान होगा 18.4। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर सी होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है 1.5 N H2O2 विलयन की आयतन सामर्थ्य वॉल्यूम स्ट्रेंथ बताना है। तो हमारे पास वॉल्यूम स्ट्रेंथ के दो सिंपली फॉर्मूले हैं। जब नॉर्मलिटी से वॉल्यूम स्ट्रेंथ बनाना हो तो हम यहाँ पर किसका इंटू करते हैं 5.6 का। ठीक, और यही वॉल्यूम स्ट्रेंथ H2O2 के लिए मोलरिटी से फाइंड करना हो तो 11.2 का इंटू करते हैं। ये हमारे पास H2O2 के आयतन सामर्थ्य को निकालने के सिंपली फॉर्मूले हैं। हमको देखना है हमारे पास नॉर्मलिटी है या मोलरिटी है। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी है तो आप नॉर्मलिटी वाला वैल्यू पुट करेंगे 1.5 × 5.6, इन दोनों का इंटू करके आपको आपका आंसर 8.4 मिलेगा जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए
एकदम करेक्ट आंसर ए होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 0.1 नॉर्मलिटी का विलयन बनाने के लिए द्विक्षारकीय अम्ल का अणुभार 200 की कितनी ग्राम मात्रा 100 ml जलीय विलयन में उपस्थित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर हमें नंबर ऑफ ग्राम पूछे जा रहे हैं, क्या पदार्थ के लिए, सब्सटेंस के लिए, जबकि उसका इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी और वॉल्यूम दे रखा हो। तो आइए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो भी एक द्विक्षारकीय अम्ल का क्या दिया हो मोलर मास, इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास को निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, तो जो भी हमारे पास एसिड बेस है उसका मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो यहाँ पर एसिड के लिए मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया हमारे पास, तो ये है 200 और इसे हमको क्या द्विक्षारकी बोला गया है। ये डाई बेसिक और डाई बेसिक एसिड के लिए उसका एन फैक्टर क्या 2 मिल रहा है। तो यहाँ से हमने जो है तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट वेट कितना निकाला 100। अब हमको ग्राम के लिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, W/E इक्वल टू NV/1000। अब हमको यहाँ से क्या ग्राम फाइंड हो जाएंगे, कैसे, बाकी सारी वैल्यू हमारे पास है। हमारा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट 100 है, नॉर्मलिटी की वैल्यू 0.1 है, वॉल्यूम हमारे पास 100 है, अपॉन में कितना है 1000। तो अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.1 इंटू 100 इंटू 100 अपॉन में हमारे पास क्या आने वाला है 1000। अब हम 0 से 0 को कैंसिल आउट करते हैं, 3 0 से ऊपर की 3 0, 10 इंटू 0.1 मतलब 1 हमारा आंसर होगा। ठीक, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो वेट है, विलय के लिए जो भार है वो 1 ग्राम है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ लिक्विड HCl इफ डेंसिटी ऑफ लिक्विड HCl 1.17 ग्राम पर cc। ठीक, बहुत सिंपल है। हमारे पास मोलरिटी का जो मेन फॉर्मूला है, हम WB/mv इंटू 1000/VmL कहते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारा द्रव्यमान बटे आयतन मतलब मास अपॉन वॉल्यूम किसके बराबर होता है, डेंसिटी के बराबर, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हम क्या यहाँ डेंसिटी रख सकते हैं, तो ये हमारा क्या इसका नया फॉर्मूला हो गया, डेंसिटी अपॉन mv इंटू 1000। अब वैल्यू डालो, हमारे पास डेंसिटी का मान कितना है क्वेश्चन में 1.17 और ये किसके लिए है, HCl के लिए। तो 36.5 इंटू 1000 कराना है आपका। ये सब कैलकुलेशन के बाद आंसर आ जाएगा 32.05। ये है हमारा इस क्वेश्चन के लिए आंसर। तो बहुत सिंपली जब जब क्वेश्चन में हमको डेंसिटी से किस पर जाना है, मोलरिटी पर, हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक मोलल जलीय विलयन में विलय का मोल प्रभाज, द मोल फ्रिक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन। तो हम इतना जानते हैं कि हमारा 1 मोलल सॉल्यूशन मतलब 1 मोल हमारा जो विलय क्या विलायक के 1 किलोग्राम में है। विलायक का 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। और ये जो हमारा सॉल्वेंट है क्या वो वाटर है, तो जल का हम यहाँ से भार कितना देख पा रहे हैं 1000 ग्राम। ठीक, अब हमें जल का अणुभार मालूम है कितना है 18 ग्राम। तो हम यहाँ से जल का मोल निकाल सकते हैं। तो जल का मोल हमारे पास 1000 बटे 18 करने पर 55.5 मोल आता है। तो अब हम यहाँ पर विलय का आसानी से मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो विलय का मोल प्रभाज
और हम जिसका मोल प्रभाज मोल फ्रैक्शन चाहते हैं उसके मोलों को ऊपर लेंगे, तो विलय का मोल 1 है और नीचे टोटल मोल अर्थात विलय और विलायक दोनों का मोल हम क्या नीचे लेंगे। इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आने वाला है, 0.018। आप इसको कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो ये था हमारा 1 मोलल जली विलयन के विलय का मोल प्रभाज। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है हमारे लिए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्र सल्फ्यूरिक एसिड की हमारे पास 98% H2SO4 मात्रा है। इसका डेंसिटी वैल्यू 1.80 ग्राम पर ml है। 0.1 m H2SO4 के 1 लीटर विलियन में विलियन तैयार करने के लिए एसिड का आयतन। तो आप ना पहले दिए गए वैल्यू से मोलेरिटी निकाल लो। ठीक, अब फिर हम वहां पर M1V1 M2V2 करके पहले सॉल्यूशन के लिए वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी है हमारे पास, अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये बात करके आए हैं। तो यहाँ पर 10xd अपॉन में हमारा MB होने वाला है। यहाँ पर 10% हमारे पास 98 होने वाला है। हमारे पास इसके लिए जो डेंसिटी है 1.80 है और मास है 98। 98 से 98 कैंसल आउट, हमारे पास यहाँ पर जो मोलेरिटी आएगा वो कितना आ जाएगा, 18। अब हम इसको M1 V1 M2 V2 फॉर्मूले में पुट कर दे। तो यहाँ पर M1 हम 18 ले लेते हैं, V1 हमको निकालना है, M2 वहां पर हमारे पास 0.1 m है इंटू 1 लीटर मतलब 1000 ml। 1000 ml। अब हमारे पास यहाँ पर V1 क्या होने वाला है, 1 को 1000 से इंटू करोगे 100 ml, 100 को डिवाइड करोगे 18 से, तो आपका आंसर विल बी 5.55 ml आएगा। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए ऑप्शन है। ठीक, तो सिंपली पहले हमें फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलेरिटी निकालना है, देन सेकेंड सॉल्यूशन के साथ M1 V1 इक्वल टू M2 V2 वाला फॉर्मूला लगाकर हमारी मिसिंग वॉल्यूम हमको निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है जहां पर 2FeCl3 SnCl2 से रिएक्ट कर हमको 2FeCl2 और SnCl4 बनाकर दे रहा है। ये हमारा एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है और सिंगल स्टेप रिएक्शन में हमारा जो रिएक्शन का स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है, रस समीकरण मिति होता है, इसे ही हम रिएक्शन का क्या मानते हैं, कोटि ऑर्डर मानते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली इस रिएक्शन को देख ले तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन के लिए ऑर्डर 2 और यहाँ पर कुछ नहीं है 1, दोनों को हम पावर बनाकर इस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर कहेंगे वो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन कहेंगे। क्लियर, क्योंकि ये हमारा एक एलिमेंट्री सिंगल स्टेप रिएक्शन है, इसके लिए हमारा रस समीकरण मिति ही क्या हमारे लिए अभिक्रिया की कोटि होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर हमारे पास होने वाला है तृतीय कोटि अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक साधारण रासायनिक अभिक्रिया जहां A से B के लिए अग्र दिशा में EA एक्टिवेशन एनर्जी है, तो पश्च अभिक्रिया के लिए एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमारे पास क्या दो तरह का रिएक्शन होता है, हो सकता हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो। कैसा हो, एक्सोथर्मिक मतलब ऊष्माक्षेपी, जहां पर हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी जो है हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या लेस देन होता है एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक, बट अगर ये हमारे पास एक एंडोथर्मिक रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या इस ऊष्मा शोषी अभिक्रिया के लिए क्या ये उल्टा हो जाएगा। हमारे पास जब एक्सोथर्मिक हो तो हमारा पश्चिम दिशा वाला एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होता है, मतलब फॉरवर्ड वाला। बट अगर यहाँ पर ऊष्मा शोषी रिएक्शन है तो यहाँ पर हमारा अब EA फॉरवर्ड क्या ज्यादा होगा, EB
हमारा जो वेकवर्ड रिएक्शन के कंपेयर में। तो हमारे लिए यहाँ पर क्या ये जो रिएक्शन है इसका सक्रियण एनर्जी कम या अधिक दोनों हो सकता है, जब तक कि हमें ये ना बताया जाए कि हमारा रिएक्शन किस टाइप का है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। अगर एक्सोथर्मिक है तो फॉरवर्ड लेस देन हमारा क्या होता है, बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। अगर ये हमारा एंडोथर्मिक है तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड ग्रेटर देन हमारा एक्टिवेशन एनर्जी बैकवर्ड होता है। ठीक, तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट आंसर होने वाला है सी वाला। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि अभिक्रिया का दर स्थिरांक के बराबर है तो अभिक्रिया की कोटि। बहुत सिंपल, हमारे पास जो रिएक्शन रेट है वो कब रेट कांस्टेंट के बराबर होगा, जब कंसंट्रेशन की पावर कितनी हो, 0। और कंसंट्रेशन की पावर 0 मतलब हमारे पास इसका वैल्यू क्या आ गया, 1। तो R इक्वल टू क्या हो गया, K। मतलब हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन के लिए जो अभिक्रिया कोटि है वो कितनी होनी है, 0। ठीक, तो जब हमारे पास दी गई अभिक्रिया के लिए अभिक्रिया कोटि 0 होगी तो आपका रेट और रेट कांस्टेंट जो है दोनों इक्वल होंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स पर आधारित क्वेश्चन है, जहां पर N2 3S2 की रिएक्शन से अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है। हमें अमोनिया का अपीयरेंस रेट दिया गया है और हाइड्रोजन का डिसअपीयरेंस रेट बताना है। तो सिंपल है, पहले हम इसका रेट ऑफ रिएक्शन लिख लेते हैं। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या होने वाला है, तो यहाँ पर हमारे पास N2 का एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन dt इक्वल टू यहाँ पर -1/3, यहाँ पर S2 का एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन dt यहाँ पर +1/2 और अमोनिया का एक्टिव कंसंट्रेशन अपॉन क्या है भाई, हमारे पास dt। अब हमको इस रेट को निकालना है, ये हमारे पास गिवन है तो हम आसानी से निकाल लेंगे। तो 1/3 यहाँ पर ले, यहाँ पर हम S2 और यहाँ पर हम लोग dt और यहाँ पर हमारे पास 1/2 इंटू इसका वैल्यू क्वेश्चन से उठाएं, 2 इंटू 10 की पावर हमारे पास -4। इसका भी हम क्या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा क्या होने वाला है, ds2 dt यहाँ पर 3 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसल आउट। हमारे पास आंसर आ चुका है 3 इंटू 10 की पावर -4 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये है हमारा आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारे पास, अभिक्रिया A+B उत्पाद के लिए यह प्रक्षेपित किया गया है। मात्रा A की प्रारंभिक सांद्रता को दुगुना करने से अभिक्रिया दर दुगुनी हो जाती है। तो हमारे पास या तो हम इसको डायरेक्ट ऐसा समझें कि जब कोई हमारे अभिकारक की सांद्रता को डबल करने से रेट भी डबल हो रही है, मतलब वहां पर अभिकारक की जो सक्रिय सांद्रता है उसकी घात A के बराबर है। क्लियर, मतलब यहाँ पर A के लिए हमारे पास जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1 है। ठीक, अब हम आगे बात करें, या तो इसको मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। यहाँ हमारे पास R बराबर K, A का कंसंट्रेशन B का कंसंट्रेशन, ये रिएक्शन है। हमको फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि A का कंसंट्रेशन डबल करने से हमारा रेट भी क्या हो रहा है, डबल। तो हम यहाँ से A के लिए क्या कोटि देखें तो यहाँ 2 को अपन बाहर लेकर A की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर 2 को 2 से कैंसल आउट करो तो R के लिए हमारे पास यहाँ जो बराबर के A की पावर कितना, 1 हो गया। अब हमको कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट में कि आपका यहाँ पर A का भी कंसंट्रेशन डबल करो, B का भी कंसंट्रेशन क्या करो, डबल करो यहाँ पर, और तब जो रेट है वो क्या हो जाएगी, 8 टाइम। तो हमें मालूम है यहाँ पर A के लिए ऑर्डर 1 है। ठीक, तो A के लिए ऑर्डर हम 1 लिखकर क्या इसको इस हमारे ब्रैकेट से बाहर लाते हैं, ये हो गया हमारा A1। अब हमारे पास 8 टाइम्स करने के लिए हम थोड़ा सा कैलकुलेशन करें कि यहाँ पर जरूर पावर क्या हुआ होगा, 2। तो यहाँ पर अपन 2 की पावर 2 और B की पावर 2, तो अब इन दोनों का
हम इंटू करें तो क्या हमारे पास दोनों के लिए 8 और यहाँ a की पावर 1 और b की पावर क्या आ गई है 2, यहाँ 8 कैंसल। अब हमारा ये 8 टाइम्स हो चुका है, मतलब b के लिए हमारे पास कंसंट्रेशन की पावर कितनी है 2, तो b के सापेक्ष ऑर्डर हो गया 2। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जो भी हम हमारे रिएक्टेंट के लिए कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं उससे रेट पर उसका कैसा इफेक्ट आ रहा है, वहां से भी आप ऑर्डर सोच सकते हो। अगर हम यहाँ पर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के लिए बढ़ाएं पर रिएक्शन रेट में कोई चेंज ना आए, मतलब 0 ऑर्डर। और अगर हम जो कंसंट्रेशन में चेंज कर रहे हैं वही रेट में भी चेंज आ रहा है, डबल करे तो डबल और 3 टाइम्स करे तो 3 टाइम्स, तो फर्स्ट ऑर्डर। और जब हम किसी को डबल करें और रेट हो जाए हमारा 4 टाइम्स तो सेकेंड ऑर्डर। इस तरीके से हमें काम करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर है वो सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्धायु काल 1386 सेकेंड है। उस अभिक्रिया के लिए विशिष्ट वेग स्थिरांक या हमारा जो है रेट कांस्टेंट निकालना है। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, k इक्वल टू हमारे पास 0.693 अपॉन टी हाफ। यहाँ पर हम लोग टी हाफ रख देते हैं तो 0.693 हमारे पास हमने वैल्यू रख दी, हमारे पास 1300 कितना है भाई यहाँ पर 86। अब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपके पास यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर आएगा, तो आप इसको इस साइड पर लेकर क्या सॉल्व कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आप जब कैलकुलेट करोगे तो डी मिलेगा। यहाँ पर 0.5 इंटू 10 की पावर -3 सेकेंड इनवर्स होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो एक अभिक्रिया की कोटि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। ठीक, तो हमारे पास ऑप्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज होल नंबर। पहला ही स्टेटमेंट गलत है। हमारा रिएक्शन का ऑर्डर ऋणात्मक, धनात्मक, 0 या भिन्नात्मक कुछ भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि एक पूरा अंक ही हो। मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत है। बाकी को चेक कर लेते हैं। कोटि का निर्धारण केवल प्रायोगिक रूप से किया जाता है, 100% करेक्ट है। एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ज्ञात करते हैं। थर्ड हमारे पास है, कोटि अभिकारकों की रस समीकरण मिति नियतांकों द्वारा प्रभावित नहीं होती। बिल्कुल, अगर हमारी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रस समीकरण मिति पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करेगी। अभिक्रिया का वेग को दर्शाने के लिए अभिकारकों की सांद्रता को घातांक योग के बराबर कर क्या अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। बिल्कुल, जो भी अभिकारक की सांद्रता की घात है उनके योग के बराबर ही हमारा रिएक्शन का ऑर्डर होता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो रॉन्ग स्टेटमेंट है ए, और वही हमसे पूछा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर नियतांक इकाई, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इस क्वेश्चन के लिए और बाकी क्वेश्चन के लिए भी एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप अच्छे से अपने दिमाग में रखेंगे तो सारे आपके जितनी भी ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट यूनिट आ सकती है। तो कॉन्सेंट्रेशन 1 माइनस क्या होता है एन, और टाइम होता है हमारे पास -1। ठीक, टाइम की पावर -1। अब कंसंट्रेशन हमें मालूम है कि हम क्या लिख सकते हैं, मोल अपॉन लीटर की पावर 1 माइनस एन, टाइम की जगह हम लेंगे सेकेंड इनवर्स। अब जिस भी ऑर्डर की रिएक्शन है आप उसका वैल्यू पुट कर दो, और इसको चाहो तो मोल 1 माइनस एन और यहाँ पर लीटर n-1 सेकेंड इनवर्स। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में 0 ऑर्डर है तो हम यहाँ n के स्थान पर क्या जो भी ऑर्डर है वो डाल देंगे। 0 है तो 0, 1 है तो 1, 2 है तो 2। तो यहाँ पर मोल 1 माइनस 0 लीटर हो जाएगा 0 माइनस 1 और सेकेंड इनवर्स। तो हमारे पास इसका जो यूनिट बनेगा वो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। क्लियर, तो हमारे पास इसका सही आंसर क्या है, बी। इससे आप किसी भी ऑर्डर की रिएक्शन का यूनिट बना सकते हो। ठीक, तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया है और आप इन वीडियो के माध्यम से अपने टेस्ट पेपर को मिलाव कर अपने आगे आने वाली एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।